हेलो एवरीबॉडी। हम लोग इंडस्ट्रियल लॉ कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट को कंप्लीट किया। अब हमारा अगला डिस्कशन शुरू होने वाला है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के बारे में। अब ये यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो है वो है कि भाई ये ग्रेच्युटी क्या होता है, व्हाट इज दिस ग्रेच्युटी। जब आपको ग्रेच्युटी समझ में आएगा कि क्या होता है तब तो हम आगे की बात करेंगे ना कि किन को देना है, कितना देना है, किन पे अप्लाइड है, किन पे नहीं अप्लाइड है, और क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये सारी चीजें तो बात की बात है। सबसे पहले तो ये बात आती है कि ये ग्रेच्युटी क्या होता है। ठीक है, यहां पे ग्रेच्युटी एक्ट जो ये बनाया गया है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ये पूरी तरह से इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है कि जिस एम्प्लॉय ने आपके साथ इतनी लंबी सर्विस अदा की है, ठीक है, तो अभी हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे कि कितने इयर्स एंड वॉट एवर, बट इट इज लाइक समथिंग अ ग्रेच्युटियस पेमेंट, मतलब एक जेनरस पेमेंट, एक ग्रेटफुलनेस दिखाने के लिए कि आपने हमारे साथ इतने समय काम किया और अब आप जब रिटायर हो रहे हैं या आप कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, या फिर डेथ हो गई, तो हम लोग ये सारे केसेस भी डिस्कस करेंगे। अभी आप बस बात को समझो कि जब एक एम्प्लॉय अब जब जा रहा है कंपनी से तो हम उसे ग्रेच्युटियसली कुछ पे करना चाहते हैं ताकि उसकी रिटायरमेंट के लिए, उसके बुढ़ापे के लिए उसके पास कुछ सेविंग्स आ जाए। बात समझ में आ रही है? सो ग्रेच्युटी इज दैट काइंड ऑफ अ पेमेंट। इनिशियली ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट की तरह शुरू था। ओके, मतलब जो आइडिया था वो ये था कि भाई ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। पहले क्या होता था, एक कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो 10 साल, 20 साल, 30 साल वही काम कर रहा है, बूढ़ा होके निकल रहा है एकदम। तो भाई जब आप बूढ़े होके निकल रहे हो तो हम आपको एकदम से हेल्पलेस तो नहीं बना सकते। आप हमारी कंपनी को इतने साल तक सर्व किए हो, हम आपको एकदम से हेल्पलेस नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि जब आप रिटायर हो रहे हो तो आपको हम फाइनेंशियली थोड़ी सी स्ट्रेंथ दे के यहां से छोड़े। तो वैसा ही एक पेमेंट था ये ग्रेच्युटी। ओके, तो ग्रेच्युटी बेसिकली क्या है? ग्रेच्युटी बेसिकली है कि जब एक एम्प्लॉय रिटायर होता है या रिट्रेंच होता है, टर्मिनेट होता है, सुपर एनुएशन होती है, या फिर आप कह सकते हो सुपर एनुएट होता है, या डेथ हो जाए, ठीक है, या डेथ हो जाए, उस केस में जब भी वो पर्सन, मतलब अब हमारा साथ छोड़ के जब वो पर्सन जा रहा है तो हम उसे क्या देना चाहते हैं? हम उसे उतनी ताकत देना चाहते हैं कि हाँ भाई आप जाइए, आपको हमारी तरफ से ये पैसा मिलता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अलग अलग टर्म्स क्या है? रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट, टर्मिनेशन, सुपर एनुएशन और डेथ। ओके, रिटायरमेंट का मतलब क्या हो गया? आप हमारे साथ काम करते थे, अब आप हमारे साथ काम छोड़ के जा रहे हो, ये आपकी मर्जी है। ओके, ये आपकी मर्जी है, अब आप हमारे साथ काम छोड़ के जा रहे हो, अब आपका रिटायरमेंट हो रहा है। जैसे रिटायरमेंट हम लोग क्या समझते हैं कि भाई एक पर्सन 60 इयर्स का हो गया, 65 इयर्स का हो गया, जो भी उसकी मैक्सिमम लिमिट है, तो वो उस समय चाहता है कि अब वो काम और नहीं कर सकता, वो काम छोड़ के जाना चाहता है। कई बार लोग एक कंपनी में 10 साल काम कर लेते हैं, उनके बाद उनको लगता है कि यार अब इस कंपनी में नई ग्रोथ हो रही है, ऐसा काम हमें नहीं करना, या हमें कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा, या जो भी, तो वो अपनी मर्जी से काम छोड़ के जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। दूसरा है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है जब कंपनी किसी कारणवश
अपने पास एम्प्लॉयज को नहीं रख सकती। जैसे कि मान लीजिए इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, ठीक है, इकोनॉमी खराब हो रही है पूरी तरह से, और ऐसे में अब बिजनेसेस ही नहीं है, बिजनेस के पास पैसा ही नहीं है, तो वैसे में बिजनेस क्या चाहता है कि भाई कुछ एम्प्लॉयज को अब बोलो कि ठीक है हम आपको नहीं रख सकते, ठीक है। एक होता है कि हम उन्हें निकाल दें, एक होता है कि हम उन्हें निकाल दें, रिमूवल। लेकिन ये रिमूवल नहीं है, रिमूवल तब होती है जब हमको किसी का काम पसंद नहीं आया, उसने कुछ हमारे साथ गलत किया एंड वी फायर देम। बट रिट्रेंचमेंट इज कि जब हम मजबूर हैं आपको फायर करने के लिए, फायर हम दोनों ही केस में कर रहे हैं, बट यहां पे हम मजबूर हैं क्योंकि इकोनॉमी गिर रही है, अब बिजनेस के पास पैसा ही नहीं है, हमें अब आपकी जरूरत नहीं है उतनी ज्यादा, तो वो रिट्रेंचमेंट होता है। टर्मिनेशन सिमिलरली जो मैंने कहा ना रिमूवल, तो हम उनकी सर्विस टर्मिनेट कर रहे हैं कि हो गया अब तुम्हारा, यहां से जाओ तुम। दूसरा सुपर एनुएशन, सुपर एनुएशन क्या होता है, एक मैक्सिमम एज लिमिट अचीव हो जाती है। एक मैक्सिमम एज लिमिट अचीव हो जाती है जहां पे ये जरूरी हो जाता है कि चलिए भैया अब आप जाइए, अब आप ऑफिस खाली कर दीजिए। जैसे कि वो सुपर एनुएशन की एज कुछ भी हो सकती है, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो 70 इयर्स, 65 इयर्स, 66 इयर्स, 63 इयर्स, कुछ भी हो सकती है, वो सुपर एनुएशन की आपकी एज है। वो एज जब आपकी हो जाएगी, मतलब जब आपका उतना साल कंप्लीट हो जाएगा लाइफ का, तो फिर आपको ये ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। हम इससे ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति से काम नहीं कराना चाहते, इवन व्हेन आप करना चाहते हो, लेकिन हम नहीं करा सकते। मतलब ये एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट से तय हो जाता है, जो एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आता है वहां पर सुपर एनुएशन की एज लिखी होती है कि जब आप इतने साल के हो जाओगे देन यू हैव टू वेकेट द ऑफिस, दैट इज सुपर एनुएशन। तो सुपर एनुएशन और रिटायरमेंट में आप डिफरेंस समझ रहे हो। यहां पे हम जबरदस्ती नहीं कह रहे कि नहीं आप निकलो, ऐसा नहीं है, आपकी मर्जी, आप जाना चाहते हो आप प्लीज जाओ, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है कि आपकी ऐसी एज अचीव हो गई है कि अब हम चाह के भी आपको नहीं रख सकते, आपको ऑफिस वेकेट करना ही पड़ेगा। एंड देन इज डेथ, ठीक है, देन इज डेथ। इसके अलावा एक और केस होता है, परमानेंट डिसेबलमेंट। काम के दौरान, ठीक है, काम के दौरान, एक तो बाहर से नहीं, काम के दौरान आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो गई कि अब आप काम करने में असक्षम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वर्कर किसी हैवी मशीनरी पे काम कर रहा था और उसका कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से अब वो काम नहीं कर सकता, ठीक है, और अब वो चीज रिकवर भी नहीं की जा सकती। एक होता है टेम्परेरी डिसेबलमेंट कि ठीक है 2-4 महीने की छुट्टी के बाद या क्या पता 1 साल की रिकवरी के बाद भी आप वापस आ जाओ। बट परमानेंट डिसेबलमेंट मतलब अब आप काम करने के लिए परमानेंटली असक्षम हो गए, एटलीस्ट उस टाइप का काम करने के लिए, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं परमानेंट डिसेबलमेंट। तो इन केसेस में कंपनी क्या कहती है कि आप हमारे पास से ग्रेच्युटी लेके जाइए। ग्रेच्युटी हमारी तरफ से एक ग्रेटिट्यूअस पेमेंट है। तो इट कम्स फ्रॉम द वर्ड ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या है कि हम किसी के प्रति थैंकफुलनेस दिखाना चाहते हैं, हम किसी के प्रति ग्रेटफुलनेस दिखाना चाहते हैं कि आप हमारे साथ इतने साल की सर्विस में थे। तो ये ग्रैटिट्यूअस पेमेंट के जैसा है जो हम इन सर्कमस्टांसेस में अपने एम्प्लॉय को देते हैं। ओके, अब हम लोग इस एक्ट में आगे बढ़ेंगे और हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये एम्प्लॉय क्या होता है। मतलब जैसे हम लोगों ने फैक्ट्रीज एक्ट में स्पेसिफिकली पढ़ा था ना कि वर्कर किसे कहेंगे, वैसे ही हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि एम्प्लॉय हम किसे कहेंगे, ठीक है, किन सर्कमस्टांसेस में उसे ग्रेच्युटी दी जाती है। नेक्स्ट, किन किन जगहों पे ये एप्लीकेबल है। एप्लीकेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एप्लीकेबल कहां पे है, ये सारी चीजें, ठीक है, और उसके आगे तो अभी बहुत सारी चीजें एड अप होती जाएंगी। सो लेट अस बिगिन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। चलो,
इंट्रोडक्शन वगैरह तो मैं आपको दे चुकी हूं। अब यहां पे हम शुरू कर रहे हैं इसके ऑब्जेक्ट से। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर अ स्कीम ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी टू एम्प्लॉइज एंगेज्ड इन, अब ये एप्लीकेबिलिटी भी यही है, फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशंस, पोर्ट्स, रेलवे कंपनीज, शॉप्स और अदर एस्टैब्लिशमेंट। ओके, so this is applicable on factories। अब फैक्ट्रीज एक्ट में जो डेफिनेशन दी है उससे ले लेंगे, है ना, बार बार एक ही चीज डिफाइन नहीं की जाती है। फैक्ट्रीज का मतलब जो फैक्ट्री एक्ट में डेफिनेशन दी है उससे ले लो। माइंस, वहां पे स्पेसिफिकली बोला गया था कि माइंस फैक्ट्रीज नहीं है, लेकिन यहां पे हम माइंस को इंक्लूड कर रहे हैं। ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशंस, रेलवे कंपनीज, ठीक है, सरकार की है सारी, शॉप्स एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट्स, शॉप्स, इसके अलावा कोई भी एस्टैब्लिशमेंट हो जहां विथ एड ऑफ पावर मिनिमम 10 लोग काम कर रहे हैं और विदाउट एड ऑफ पावर मिनिमम 20 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हर वो जगह जो कि एक फैक्ट्री है, माइन है, ऑयल फील्ड है, प्लांटेशन है, रेलवे कंपनी है, या कोई दुकान शॉप, ठीक है, कोई दुकान शॉप भी है, या और भी कोई अदर एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे वे आप जिस भी नाम से बुलाना चाहो, वो वहां पे विथ एड ऑफ पावर। तो ये हमारा डिस्कशन हो चुका है कि विथ एड ऑफ पावर का क्या मतलब होता है, विदाउट एड ऑफ पावर का क्या मतलब होता है, राइट। ठीक है, तो विथ एड ऑफ पावर जहां पे मिनिमम 10 लोग हो, विदाउट एड ऑफ पावर जहां पे मिनिमम 20 लोग हो, उस जगह पे ये ग्रेच्युटी एक्ट सबसे पहले एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, वहां के एम्प्लॉइज को, अब ये एम्प्लॉइज क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, वहां के एम्प्लॉइज को ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए। ठीक है, ये एक्ट कब आया इफेक्ट में, ये हम लोग सबसे ऊपर ही लिख लेते हैं, 16 सितंबर 1972 को ये एक्ट इफेक्ट में आ गया। नेक्स्ट कम्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अभी आगे आप देखोगे कि बहुत जगह आएगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ये दो वर्ड्स अभी बहुत जगह आएंगे। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहां पे किसे कह रहा है, ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में से कोई है, जितनी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग करती हैं, ओके, एनी एस्टैब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू और अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, हैविंग ब्रांचेस इन मोर देन वन स्टेट, या फिर कोई फैक्ट्री है जिसका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या कोई मेजर पोर्ट है, माइन है, ऑयल फील्ड है, रेलवे कंपनी है, ये सब कुछ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इज दी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसके अलावा कोई भी है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट, मतलब एनीथिंग दैट कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके अलावा कुछ भी है तो उसके लिए है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो एक एम्प्लॉय की ही है। अब एम्प्लॉय में जैसे हमारे पास फैक्ट्रीज एक्ट में क्या था, वर्कर की डेफिनेशन थी। ठीक है, कि कोई भी जगह जो आपके लिए काम कर रहा है, चाहे उसको पैसा दीजिए या मत दीजिए, ठीक है, विद और विदाउट रेम्यूनरेशन जो आपके लिए काम कर रहा है वो वर्कर है, राइट। जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए काम कर रहा है, ये आपका रिविजन भी चल रहा है साथ साथ में। लेकिन एम्प्लॉय कौन है, एम्प्लॉय का मतलब हो गया हर वो पर्सन जो आपके लिए काम कर रहा है, चाहे काम मैनुअल करे या मशीन में करे, चाहे स्किल्ड काम करे
या अनस्किल्ड काम करे, हर वो पर्सन जो पैसों के लिए आपके साथ काम कर रहा है वो आपका एम्प्लॉय है, अदर देन एन अप्रेंटिस मतलब इंटर्न। ठीक है, कई लोग सीखने आते हैं ना, ट्रेनिंग लेने आते हैं, तो वो ट्रेनिंग लेने आने वालों के बजाय वो इंटर्न के अलावा और जितने भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, whether they are doing manual work or mechanized work or skilled work or unskilled work, whatsoever, they will be called as an employee and they are entitled to gratuity. Okay? ये हम लोग बहुत अपनी भाषा में डेफिनेशन लिख रहे हैं। फॉर एनीथिंग अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अदरवाइज ये हम लोग एकदम अपनी भाषा में लिखें, ठीक है ना, बस समझ में आने वाली भाषा में। अदरवाइज तो आपके पास 4 पॉइंट्स हैं कि किस किस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट है। हर जो चीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन है? Section 2E of the Act defines the term employee as any person other than an apprentice, यानी कि इंटर्न को छोड़ के who is employed for wages, पैसों के लिए आपके पास काम कर रहा है। Whether the term of such employment are express या implied, जरूरी नहीं कि आपने उसके साथ एक फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया हो, तो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी एक्सप्रेस या implied or any kind of work, manual हो या otherwise हो, in connection with the work of factory, mine, oil field, plantation, port, railway company, shop, establishment, जो भी है वो सब एम्प्लॉय है। ठीक है, मतलब each and every person is an employee। मतलब ग्रेचुइटी सबको मिलेगी, वो वर्कर भी है तो भी मिलेगी। क्यों? क्या वो स्किल्ड या अनस्किल्ड काम कर रहा है? कर रहा है। क्या वो मैनुअल या मैकेनाइज्ड काम कर रहा है? कर रहा है। क्या वो वेजेस के लिए काम कर रहा है? हाँ। क्या हम हर एक वर्कर के लिए यहाँ पे पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं? नहीं। तो इसीलिए साफ लिख दिया कि चाहे पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस्ड हो या इम्प्लाइड हो, ठीक है, हर वो पर्सन को आप ग्रेचुइटी देंगे। ओके, अंडरस्टूड? चाहे वो फैक्ट्रीज में हो, माइंस, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशंस, पोर्ट्स, रेलवे कंपनी, शॉप या अदर एस्टैब्लिशमेंट। यहाँ पे आपने पोर्ट्स नहीं लिखा, पोर्ट्स भी लिख लेना। के एक एम्प्लॉय है, ठीक है। अब इसमें एक्सक्लूड कौन होता है? एक्सक्लूडिंग
अप्रेंटिस यानी कि एक इंटर्न, ठीक है, जो इंटर्नशिप करने आते हैं। और दूसरे कौन एक्सक्लूड होते हैं? तो दूसरे वो लोग एक्सक्लूड होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और जिनको ग्रेचुटी के बदले में कुछ और दिया जाता है। ऑफ कोर्स बेटर, उन लोगों को हम नहीं एक्सक्लूड कर देंगे जिनको ग्रेचुटी से कम कुछ दिया जाता है, लेकिन हाँ, जिनको ग्रेचुटी के बदले में कुछ और दिया जाता है वो यहां की डेफिनेशन से हट जाएंगे। मतलब अब आगे इस एक्ट में जहां जहां लिखेगा कि ग्रेचुटी हैज टू बी पेड टू एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज का मतलब यहां काम करने वाले लोग, और उसमें एक्सक्लूड कर देंगे इंटर्न को। इंटर्न को ग्रेचुटी नहीं दी जाती, और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉइज जिनको ग्रेचुटी के बदले में कुछ और दिया जाता है। ओके, जो ग्रेचुटी के अलावा किसी और एक्ट से गवर्न होते हैं, हो सकता है उनका कुछ और एक्ट हो, उनपे कोई और एप्लीकेबिलिटी हो और उनको कुछ और टाइप के रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हो। ठीक है, तो सीजी या एसजी एम्प्लॉय governed by any other act, ठीक है, किसी और एक्ट से जो गवर्न हो रहे हैं अदर फॉर ग्रेचुटी, मतलब उनको वो रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है लेकिन ग्रेचुटी एक्ट में नहीं। यहां पे फिर एक केस लॉ हुआ कि आप ये जो इतनी सारी चीजें बोल रहे हो उसके हिसाब से टीचर्स का क्या रोल है। भाई आप स्कूल वगैरह को तो ले नहीं रहे हो, तो टीचर जो 30-30 साल काम करती है, ठीक है, या टीचर जो 30-30 साल 40-40 साल काम करते हैं एक स्कूल के साथ या एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ, जब वो रिटायर होंगे तो क्या हमें उनको कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं देना चाहिए? तो बाद में एक केस लॉ से ये तय हुआ कि टीचर भी यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो जब ग्रेचुटी एक्ट अमेंड हुआ, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी अमेंडेड एक्ट आया, तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में टीचर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी इस एक्ट के तहत लिया गया। तो अब जहां जहां लिखा रहेगा कि एम्प्लॉयज को ग्रेचुटी देनी है या एम्प्लॉय कंप्लेन कर सकता है या एप्लीकेशन दे सकता है, जो भी, तो उसमें एक टीचर को भी गिना जाएगा। तो अमेंडमेंट एक्ट आई और अमेंडमेंट एक्ट में एम्प्लॉय की डेफिनेशन में टीचर को डाल दिया। ओके, टीचर ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को डाल दिया। नेक्स्ट कम्स एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आई होप आपका ये हो गया है, तो मैं इधर से मिटा रही हूं। अच्छा, ये सारी डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा है कि ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने ग्रेचुटी का सेंस क्या पढ़ा? ग्रेचुटी का हमने जो एसेंस ही पढ़ा वो ये था कि भाई जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए बहुत लंबी सर्विस अदा करता है तो वो चाहता है कि अब जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो आप हमें ग्रेटिट्यूड पेमेंट कर दे, या फिर जो अपने अंडर इतनी लंबी सर्विस कराया है वो खुद एक ग्रेटिट्यूड पेमेंट करता है कि भाई वी आर ग्रेटफुल फॉर योर सर्विस। इसका मतलब है कि एक एम्प्लॉयर तो होगा ही और उसी ने एम्प्लॉय को रखा होगा, तो इसलिए ये दो डेफिनेशन तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ना, राइट? ये दो डेफिनेशन तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कौन एग्जैक्टली एम्प्लॉय में आता है, मतलब किसको ग्रेचुटी मिलनी चाहिए, और कौन है जो ग्रेचुटी पे करने का रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ये पैसा किसकी जेब से जाना चाहिए, तो किसको मिलना चाहिए और किसकी जेब से जाना चाहिए, ये दो लोग तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हो गए ना इस पूरे एक्ट में, राइट? ठीक है, तो अब एम्प्लॉयर कौन होता है वो देखते हैं। सेक्शन 2F डिफाइंस द टर्म एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू एनी एस्टैब्लिशमेंट, फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, पोर्ट कंपनी, रेलवे कंपनी या शॉप। कौन होता है एम्प्लॉयर? देखो, एक सीधी सी बात है कि जिसने भी उस पर्सन को एम्प्लॉय किया, मतलब हम लोग अभी सिर्फ बात को समझ रहे हैं, ठीक है, ये फॉर्मल डेफिनेशन में नहीं बता रही हूं, बात को समझ रहे हैं। एम्प्लॉय जिसके लिए काम करता था अल्टीमेटली, जैसे एक कंपनी है तो कंपनी में यहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर है,
ठीक है, उसके नीचे डिपार्टमेंट हेड्स हैं, उसके नीचे यहां पे ऑपरेशनल मैनेजर हैं, भाई जितने भी ऑपरेशन चल रहे हैं हमने उनके नीचे मैनेजर्स रख रखे हैं, सुपरवाइजर्स हैं, एंड देन कम्स दी वर्कर्स। तो ये तो होती है कि एक कंपनी की ये हायरार्की हो गई, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन की एक फॉर्मल हायरार्की है। तो ये पर्सन इसके ऑर्डर लेता है, ये पर्सन इसके ऑर्डर लेता है, ये पर्सन इसके ऑर्डर लेता है, और ये लोग इनके ऑर्डर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये रिपोर्टिंग हायरार्की है। बट ये सब लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? इवन द मैनेजिंग डायरेक्टर, दे आर वर्किंग फॉर द कंपनी, ठीक है। अगर वर्कर बोले कि भाई मेरा पैसा दो, अगर वर्कर बोलता है मेरा पैसा दो, सुपरवाइजर बोलेगा तो तुम मेरे लिए थोड़ी ना काम करते हो, तो भाई किसके लिए काम करते हैं? चलो और ऊपर पूछो तो इसको बोलेगा मेरा पैसा दो, ये बोलेगा भाई तुम मेरे लिए नहीं काम करते हो, मैं तो खुद इसके लिए काम करता हूं। ये इसको बोलेगा मेरा पैसा दो, ये बोलेगा मैं खुद थोड़ी ना कंपनी चला रहा हूं, मैं तो इसके लिए काम करता हूं। अब भाई अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? मैनेजिंग डायरेक्टर की। अब अगर मैनेजिंग डायरेक्टर ये कह रहा है कि मैं तो खुद कंपनी के लिए काम करता हूं, तो यहां पे फिर से कौन सी बात एप्लीकेबल हो जाएगी कि कंपनी को चलाने वाला कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर। कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो पैसा कौन देगा? जो कंपनी के ऊपर अल्टीमेट कंट्रोल रखता है, राइट, जो कंपनी के ऊपर क्या रखता है? अल्टीमेट कंट्रोल। तो ये अल्टीमेट कंट्रोल जिसका होता है वो बन जाता है कि भाई ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है पैसा देने के लिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट देखने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है कि एम्प्लॉय को पैसा मिलना है और उसे देने वाला वो पर्सन होगा जिसके लिए वो काम कर रहा है। और वो किसके लिए काम कर रहा है, किसकी बेहतरी के लिए काम कर रहा है, उस पर्सन को उसे पैसा देना चाहिए। तो अब यहां पे हम फॉर्मल डेफिनेशन में एंटर अगर करें तो एक चीज आप समझ जाइए कि जो भी एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, जो भी एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, उसमें जो भी पर्सन अपॉइंट हुआ है टू मैनेज द एंटायर एस्टैब्लिशमेंट, वो पर्सन एम्प्लॉयर माना जाएगा। ठीक है, मतलब अगर ये नहीं कि किसी की ग्रेच्युटी पे नहीं हुई है तो प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखें कि देखिए ऐसा है कि हम तो आपके लिए काम कर रहे थे। सरकारी कंपनी में काम करने का मतलब सरकार के लिए काम करना, तो सरकार तो आप ही हैं, तो अब आप मेरा पैसा दीजिए। तो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। जो इस भी पर्सन का उस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर अल्टीमेट कंट्रोल था वो रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली अगर किसी लोकल अथॉरिटी के अंडर, जैसे कि जल विभाग, ये नगर निगम, ये सब है, ये सब लोकल अथॉरिटी के अंडर आता है, तो उस लोकल अथॉरिटी को जो हेड कर रहा है, जो अपॉइंट हुआ है, वो एम्प्लॉयर है। ओके, और इसके अलावा मतलब जो किसी अथॉरिटी के अंदर नहीं है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, इसके अलावा और जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट है, मतलब कि प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जिस भी पर्सन का उसके ऊपर अल्टीमेट कंट्रोल है, चाहे वो जिस भी नाम से जाना जाए। याद है हम लोगों ने कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर कोई एक होना चाहिए, कंपनी में कोई एक ही हो सकता है। तो भाई आपके यहाँ अगर एमडी है तो एमडी, मैनेजर है तो मैनेजर, अगर दोनों नहीं है तो डायरेक्टर्स, जिसका भी अल्टीमेट कंट्रोल है वो हमारा पैसा देने के लिए लायबल है। अंडरस्टूड? मैं यहाँ पे सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट्स लिख रही हूँ, ऑफ कोर्स इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, मतलब फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड प्लांटेशन, पोर्ट, शॉप्स, अदर एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, अंडर
सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, पर्सन अपॉइंटेड फॉर सुपरविजन, ठीक है, मतलब जो भी आपने मैनेजर डायरेक्टर जो भी अपॉइंट किया होगा वो नहीं है. इफ नन देन हेड ऑफ मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट. मतलब हो गया, मान लीजिए कोई रेलवे कंपनी है, ठीक है, रेलवे कंपनी के एम्प्लॉयर कौन माने जाएंगे? जो भी उस रेलवे कंपनी को हेड कर रहा है, सुपरविजन के लिए रखा गया है. अगर कोई पर्सन नहीं है तो जो रेलवे मिनिस्टर है ना वो माना जाएगा एम्प्लॉयर, ठीक है. हेड ऑफ मिनिस्ट्री तक बात आ सकती है, लेकिन ऑफ कोर्स कोई ना कोई पर्सन अपॉइंटेड होता है. अगर लोकल अथॉरिटी के अंदर की चीज है, जैसे कि आपका नगर निगम या ये सब जल विभाग और ये सब, अगेन पर्सन अपॉइंटेड. If none, then chief executive officer of the जो लोकल अथॉरिटी का सीईओ है, जिसे महापौर या मेयर भी कहते हैं, वो एम्प्लॉयर हो गया. तो ऊपर वाले दो के अलावा कोई भी अगर एस्टैब्लिशमेंट है, मतलब जिसे मैं कह सकती हूँ प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट, उसमें कौन हो सकता है? कौन होगा? पर्सन हैविंग अल्टीमेट कंट्रोल, ठीक है. अब अगर प्रोप्राइटरी है, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूं यहाँ पे कि अगर प्रोप्राइटरी है तो भाई प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप है, पार्टनर, द वन हु हैज द अल्टीमेट कंट्रोल. पार्टनर ने अपने नीचे किसी को रखा हुआ था कि भाई तुम लोगों को मैनेज कर लेना, तो अगर लोगों का पैसा नहीं मिला तो वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पार्टनर ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अल्टीमेट कंट्रोल उसी का है. कंपनी है तो डायरेक्टर, एमडी, मैनेजर, जिस नाम से भी समझना है समझ ले, बट द पर्सन हु हैज द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द एस्टैब्लिशमेंट, वो पर्सन आपका एम्प्लॉयर कहा जाएगा. ओके, तो अब यह समझ में आ गया कि पैसा किसको मिलना चाहिए और कौन देगा. ये दो डेफिनेशन अब हमें क्लियर हो गई. ओके, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वाली डेफिनेशन तो अभी जब आगे काम आएगी तो आपको समझ में आएगा. ये दो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो पूरे एक्ट में बहुत बार आएंगे. अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट, इतना लिख लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. चलो, अब हम लोगों ने जब ये जान लिया है कि कौन पैसा रिसीव करेगा और कौन उसे देगा, तो अब हम लोग ग्रेच्युटी का जो मेन एक्ट है उसे समझते हैं. अब देखो ग्रेच्युटी एक्ट क्या कहता है. ग्रेच्युटी एक्ट कहता है कि जो भी पर्सन, ठीक है, धीरे धीरे अब इसमें हम लोग और चीजें आगे आगे पढ़ते जाएंगे, कि जब एक एम्प्लॉय, या फिर मुझे ऐसे लिखना चाहिए, एक एम्प्लॉयर
ग्रेच्युटी पे करेगा एम्प्लॉय को या फिर उसकी फैमिली को, ठीक है, या हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, रुको, सीधी सी बात है, एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी पे करेगा एम्प्लॉय को। कहा गया है कि क्या किसी भी एम्प्लॉय को पे कर देंगे? हम आपके यहां नौकरी करने आए, 2-3 महीना हमने नौकरी की और हम बोले चलिए भाई अब हम जा रहे हैं, क्या अब हमारे लिए भी ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन होनी चाहिए? नहीं। यहां पे ग्रेच्युटी एक्ट कहता है हु इज इन सर्विस फॉर 5 completed years, ठीक है, या 5 complete years, and who is in, मुझे लिखना चाहिए continuous service, who is in continuous service for 5 complete years। 2 शब्द यहां पे आए जो कि इंपॉर्टेंट है, who is in continuous service for 5 complete years, 5 साल लगातार हमारे साथ काम करना। ये तो इसका सिर्फ हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। ये लगातार काम करने का क्या मतलब? दिन रात बिना एक भी दिन की छुट्टी लिए लगातार काम किए जा रहे हैं, क्या उसे ही ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए? नहीं। सीधी सी बात यह है कि अब एक्ट जिस चीज को कंटिन्यूअस सर्विस कहता है, पहले उस पे फोकस करो। एक्ट जिस चीज को कंटिन्यूअस सर्विस कहता है उस पे फोकस करो और फिर देखो कि क्या ऐसी सर्विस किसी ने 5 साल लगातार दी है क्या? ठीक है, क्या ऐसी सर्विस किसी ने 5 साल तक दी है? अगर दी है तो उस पर्सन को ग्रेच्युटी पे कर दो। ठीक है, अब इस कंटिन्यूअस सर्विस में क्या आता है? अनइंटरप्टेड सर्विस। ठीक है, अनइंटरप्टेड सर्विस। इस अनइंटरप्शन में हम क्या चीजें इंक्लूड करके चलेंगे? सिकनेस, एब्सेंस या लीव। ओके, इसमें हम लोग ये चीजें इंक्लूड करते हुए चलेंगे। मतलब है कहने का कि अनइंटरप्टेड सर्विस होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बीमार पड़ गए तो आप 1 दिन की छुट्टी लोगे, 2 दिन की छुट्टी लोगे, हफ्ते भर की छुट्टी लोगे, 10 दिन की छुट्टी लोगे, तो क्या उससे हम कहेंगे कि सर्विस में इंटरप्शन आ गया, अब इस पर्सन की हम कंटिन्यूअस सर्विस नहीं मानेंगे, चलो हटाओ, अब इसकी ग्रेच्युटी नहीं देनी है? नहीं। अगर सिकनेस की वजह से उस पर्सन ने छुट्टी ली है, ठीक है, तब भी मानेंगे कि अनइंटरप्टेड सर्विस ही थी। एब्सेंस या लीव हुई है, तब भी मानेंगे अनइंटरप्टेड सर्विस है। एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट लीव, ठीक है, आपने विदाउट लीव लिए, आप ड्यूटी पे नहीं थे, ठीक है, कोई बात नहीं, आओगे तो है ना, यू आर जस्ट एब्सेंट। ले ऑफ, ले ऑफ का मतलब कि जब किसी और कारण से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि मटेरियल नहीं है या मेंटेनेंस चल रही है फैक्ट्री की, या फिर कुछ बवाल हो गया, अब वर्कर काम नहीं कर रहे, ठीक है, तो इस कोई ऐसा रीजन है जिसमें आपकी कोई डिसेबलमेंट नहीं है, ठीक है, यू आर परफेक्टली प्रेजेंट ओवर देयर टू वर्क, बट
द फैक्ट्री इज नॉट वर्किंग फॉर सम रीजन, तो ले ऑफ। सेसेशन ऑफ वर्क, काम रुका हुआ है, स्ट्राइक हो गई या लॉकआउट हो गया, ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो भी हम बोलेंगे कि अनइंटरप्टेड सर्विस आपने दी है। ओके, अब इस अनइंटरप्टेड सर्विस में हमें कितने साल की सर्विस देखनी है? 5 साल की। अब यहां पे कहा गया है कि क्या 5 साल के 365 दिन आप आओगे? जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई लॉकआउट ना हुआ हो, कोई स्ट्राइक ना हुआ हो, कोई सेसेशन ऑफ वर्क ना हुआ हो, कोई ऑफ ना हुआ हो, आप ड्यूटी से एब्सेंस नहीं थे, आपने कोई सिकनेस या लीव वगैरह ले ली तो ले ली। तो कहा गया कि ऐसा है, ये बता दीजिए कि मिनिमम हम 1 साल में कितना आएंगे तो भी आप मानेंगे कि हम साल भर आए। बात समझ रहे हो कि हम 1 साल में कितना आएंगे तो भी आप मानोगे कि हम साल भर आए। तो इसके लिए ये बात कही गई जिसे हम कहेंगे नंबर ऑफ डेज, ठीक है। माइन के केस में एंड ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग लेस देन 6 days a week, any other case ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1 साल में मिनिमम 190 डेज भी आए हैं तो भी आप कहोगे कि हम आपके साथ 1 साल काम किए। समझ में आ रही बात? और ये 190 डेज किसके लिए है? माइंस के लिए, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजेशन 6 दिन से कम 1 हफ्ते में काम करती है, जहां पे 1 हफ्ते में कितने दिन हो गए? 7 दिन में अगर सिर्फ 1 दिन की छुट्टी है मतलब 6 दिन ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। लेकिन अगर 7 दिन में 2 दिन की छुट्टी है जैसे कि वीकेंड्स, तो बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वीकेंड्स में बंद होती है, सैटरडे बंद होती है। ओके, तो सिर्फ 5 डेज वर्किंग होती है ना बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ बैंक्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी हो सकती है जिसकी सिर्फ 5 डेज वर्किंग होती है। अगर ऐसा है तो 190 डेज भी अगर हम 1 साल में काम कर रहे हैं तो आप बोलोगे कि ठीक है भाई, हमने आपके साथ साल भर काम किया। तो बात समझ में आ रही है यहाँ पे कितना ज्यादा रिलैक्सेशन है? 365 दिन के बजाय सिर्फ कहा जा रहा है 190 डेज भी अगर आ रहे हो तो चलेगा। और इन दोनों के अलावा कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन है, एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, साल में 240 दिन आ जाओ। 240 दिन का मतलब हो गया 12 महीने में से 4 महीना गायब हो, 8 महीना भी आ रहे हो तो भी हम बोलेंगे कि आप 1 साल हमारे साथ काम किए। अंडरस्टूड? तो सीधी साधी एक बात है कि अनइंटरप्टेड सर्विस आप दे रहे हो और वो भी साल भर के लिए। साल भर में अगर इतने भी दिन आ रहे हो तो हम बोलेंगे अनइंटरप्टेड सर्विस है तुम्हारी। अंडरस्टूड? अब यहां पे एक और चीज है, ठीक है, और सरकार ने और रिलैक्सेशन क्या की है? इस 190 डेज में भी कौन से दिन शामिल हैं? मैंने एक एस्ट्रिक बनाया है, ओके, मैं इसको यहां लिख रही हूं। आप वहीं पे अगर जगह है तो एरो बना के लिख सकते हो। अगर आपकी कॉपी में वहीं जगह है, नीचे आपके पास तो बहुत जगह होगी, तो आप यहां पे ही ऐसे एरो बना के लिख लेना, ठीक है। आप ऐसे लिखना, मैं एस्ट्रिक बना के यहां लिख रही हूं कि इन दिनों में क्या जोड़ा जाएगा। मतलब ये 240 डेज या 190 डेज जो भी है, ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा? ले ऑफ के दिन, लीव्स विथ पे के दिन,
अब देखो यहां पे और एक रिलैक्सेशन, एक और क्या रिलैक्सेशन है कि इस 190 दिन और 240 दिन की गिनती में भी अगर कोई ले ऑफ का दिन है, तुम नहीं आए हो, काम नहीं कर रहे हो, फिर भी बोलेंगे कि हाँ ठीक है आए थे। लीव्स विद पे लीव ये तुमने, मतलब तुम्हारी अर्न लीव, याद है हम लोगों ने फैक्ट्रीज एक्ट में अर्न लीव का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो अगर तुम अपनी वो अर्न लीव ले रहे हो तो भी चलेगा। ओके, अर्न इन द प्रीवियस ईयर, तो तुम अगर अपनी प्रीवियस ईयर वाली लीव को अभी ले रहे हो, लास्ट ईयर तुमने लीव नहीं ली थी और तुम अभी ले रहे हो। टेम्पररी डिसेबलमेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोई टेम्पररी डिसेबलमेंट हो गई, परमानेंट डिसेबलमेंट पे तो हम सीधे ग्रेच्युटी पे कर देते, टेम्पररी डिसेबलमेंट अगर हो रही है तो फिर मतलब पहले तो ये देखो कि क्या वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से और एम्प्लॉयमेंट के दौरान हुई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आप काम करके घर जा रहे थे और घर जाते समय आपका एक्सीडेंट हो गया, अब आप डिसेबल्ड तो हो थोड़े दिन के लिए, आपकी 15-20 दिन की छुट्टी या फ्रैक्चर हो गया, चलो 1 महीने की छुट्टी लगेगी, लेकिन क्या वो डिसेबलमेंट आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है? नहीं। क्या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है? नहीं। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर उसके बजाय आप एक हेवी मशीनरी पे काम कर रहे थे और वो मशीन का कोई पार्ट आपके पैर पे गिर गया और तब फ्रैक्चर हो गया, अब क्या ये आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है? यस ऑफ कोर्स, ये आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ओके, तो ये अब जो आपको फ्रैक्चर लगा है 1 महीने का, क्या ये छुट्टी आपके 190 में काउंट होगी? 190 या 240 विच एवर इज द केस, क्या उसमें काउंट होगी? हाँ, मतलब वो 1 महीना तुम नहीं आए, फिर भी हम बोलेंगे कि तुम तो आए थे, तुम तो प्रेजेंट थे। ठीक है, उसको हम गिनेंगे तुम्हारी सर्विस के डेज में। और इसके अलावा मैटरनिटी लीव्स, मैटरनिटी लीव्स इतनी कि मैक्सिमम 26 हफ्तों से पार ना हो जाए। ओके, तो ये 4 दिन आप भले ही काम पे नहीं आए, आप छुट्टी पे थे, लेकिन आपके वर्किंग डेज में ही गिना जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। तो ये तो 1 साल के लिए है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि मान लो टर्म 6 महीने पे खत्म होने वाला हो, ठीक है, तो फिर 6 डेज के लिए क्या गिनते हैं? सिक्स मंथ्स के लिए अगेन, अगर माइंस है या फिर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग लेस देन 6 days अ वीक, तो फिर 95 days, और अदर 120 days। मतलब क्या हुआ? ये तो 1 साल की गिनती के लिए। कई बार होता है कि टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट मान लो 6 महीने के अंदर अंदर खत्म होने वाली हो। ओके, हमने जितने भी साल काम किया उसमें अभी 6 महीना और बचा है, तो 6 महीने की गिनती में हम ये डेज जोड़ सकते हैं। ठीक है, 6 महीने में अगर हम 95 डेज भी आए हैं तो चलेगा, 120 डेज अदर केसेस में आए हैं तो चलेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब सीजनल एम्प्लॉयमेंट, सॉरी सीजनल एस्टैब्लिशमेंट्स, आपको यहां पे दिखाई दे रहा है? यहां का दिख रहा है ना, विजिबल है ना? अच्छा, ये विजिबल नहीं है, चलो अब आप यहां पे लिखना, इसके नीचे मैं यहां पे लिख दे रही हूं। अब यहां पे क्या हुआ कि भाई सीजनल एस्टैब्लिशमेंट्स के बारे में तो सोचना पड़ेगा। सीजनल एस्टैब्लिशमेंट मतलब जो सिर्फ किसी सीजन में चलती हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे उद्योग हैं या कुछ ऐसे कॉटेज इंडस्ट्री हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्री है जो खाली किसी सीजन के लिए चलती है। जैसे दिवाली आने वाली है तो वो मूर्तियां बनाने वाली चालू हो गई, या फिर जैसे शुगर केन वगैरह है,
ये लोग क्या होती है, सीजनल होती है कि भाई जब शुगर केन उगेगा तो 4 महीना चलनी है, बस उसमें से शुगर बन जाएगी, खत्म। भाई जब मक्का उग रहा है तब वो इंडस्ट्री क्या करेगी, तब तो वो कुछ कर नहीं सकते। तो ये सारी जो सीजनल एस्टैब्लिशमेंट्स होती हैं, ये तो साल में खाली कुछ दिन काम ही करती हैं, तो फिर आप उसमें डेज कैसे गिनोगे। तो इसमें एक्ट कहता है कि 75% ऑफ द डेज एस्टैब्लिशमेंट वाज ठीक है। तो स्टैब्लिशमेंट जितना काम की है, अगर हम उसका 75% ऑफ द डेज आए हैं तो मान लीजिएगा, ठीक है। यहां पे भी अगर आप देखो तो 12 में से 8 महीना 75% ही होता है, ओके। तो उसी तरह से सीजनल स्टैब्लिशमेंट में भी अगर सीजनल स्टैब्लिशमेंट 2 महीना काम की है तो उसका 75% ऑफ द डेज निकाल लीजिए। अगर हम उतना आए हैं तो हम ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हैं। बट बात को समझो, इस तरीके की कंटिन्यूअस सर्विस आपको 5 कंप्लीट ईयर्स तक देनी है। सिर्फ 1 साल में इतना आने के बाद आप नहीं बोल सकते हाँ चलिए भैया मेरी ग्रेचुइटी कैलकुलेट कीजिए। ना सिर्फ 2 साल, ना सिर्फ 3 साल, 5 साल आप इस तरीके से सर्विस दीजिए तो आप ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। 5 साल अगर आप इस तरीके से सर्विस देते हैं तो आप ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हैं। तो अब हम लोगों ने जो पढ़ा है हम उसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं। क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि ग्रेचुइटी क्या है, वो एक टाइप का ग्रेटिट्यूडस पेमेंट है। उसके बाद किसको मिलती है, एम्प्लॉय को मिलती है। एम्प्लॉय कौन है, हर पर्सन जो आपके लिए काम कर रहा है, चाहे वो स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, चाहे उसका कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में है या फिर एम्प्लॉयड है, चाहे वो जिस भी लेवल पे काम कर रहा है, वो आपका एम्प्लॉय है। उसको ग्रेचुइटी देगा कौन, एम्प्लॉयर देगा। अब एम्प्लॉयर कौन है, जो भी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा था हेड ऑफ मिनिस्ट्री या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द लोकल अथॉरिटी। और इसके अलावा अगर कोई भी एस्टैब्लिशमेंट है तो उसमें जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल है, चाहे वो पार्टनर है, प्रोप्राइटर है, डायरेक्टर है, मैनेजर है, एमडी है, जो भी है, जिसके पास भी अल्टीमेट कंट्रोल है वो उसका एम्प्लॉयर है, ठीक है। कब देंगे ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी देंगे जब रिटायरमेंट हो रही है या वो पर्सन छोड़ के जा रहा है, रेजिग्नेशन हो रही है, उसकी सर्विस टर्मिनेट हो रही है, सुपर एनुएशन हो गया या डेथ हो गई, क्योंकि अब तो वापस आने का सवाल ही नहीं है, या फिर परमानेंट डिसेबलमेंट हो गई उस काम से। अब आप जाओ कहीं और काम कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हो तो भी हमारे यहां से आपकी परमानेंट डिसेबलमेंट हो गई, हम आपको वो पैसा देने के लिए तैयार हैं। अब यहां पे मैं एक और बात कहना चाहती हूं कि देखो, कंटिन्यूअस सर्विस तो देनी थी, राइट, कंटिन्यूअस सर्विस तो देनी थी, लेकिन 5 कंप्लीट सालों तक के लिए देनी थी। पर क्या मृत्यु और हादसे पे किसी का बस है? बट डेथ तो कभी भी आ सकती है, कोई डिसेबलमेंट है या कोई एक्सीडेंट है वो कभी भी हो सकता है, उसमें तो किसी का बस नहीं है, राइट। तो डेथ और डिसेबलमेंट के केस में ये 5 साल वाला क्राइटेरिया नहीं देखेंगे। तुम जितने भी समय आए, अगर तुमने हमें कंटिन्यूअस सर्विस दी है, चाहे 1 साल की दी, अगले साल आपके साथ डिसेबलमेंट हो गई, तो हम बोलेंगे कि ठीक है भाई, यू आर एलिजिबल फॉर योर ग्रेचुइटी। उसमें हम 5 साल वाला क्राइटेरिया नहीं देखेंगे। डेथ के केस में हम 5 साल वाला क्राइटेरिया नहीं देखेंगे, बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। अंडरस्टूड? तो ये जो 5 कंप्लीट इयर्स है, यहां पे एस्ट्रिक बनाइए और इसको यहां पे लिखिए, नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ डेथ या परमानेंट डिसेबलमेंट। हाँ, बट जब तक आप जिंदा थे तब तक आप हमारे साथ कंटिन्यूअस सर्विस में थे, ये देखना जरूरी है, ओके। अचानक आपकी डेथ हो गई लेकिन अभी आपका कंटिन्यूअस सर्विस भी नहीं हुआ है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बस उसके लिए हम 5 साल का वेट नहीं करेंगे। लेकिन और कोई भी केस है, पर्सन हमें छोड़ के जाना चाहता है, एम्प्लॉय हमें छोड़ के जाना चाहता है,
तो हम उसकी ग्रेचुटी कब देंगे? जब हम देखेंगे कि क्या वो 5 साल मेरे साथ था। अगर हम उसे टर्मिनेट कर रहे हैं तो क्या वो 5 साल मेरे साथ था? उसकी सुपर एनुएशन की एज आ गई, क्या वो 5 साल मेरे साथ था? ये प्रश्न उस केस में उठता है। अंडरस्टूड? बात समझ में आई? तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक पार्ट किया है कि एम्प्लॉयर ग्रेचुटी देगा उस एम्प्लॉय को जो 5 कंप्लीट सालों तक हमको कंटिन्यूअस सर्विस दिया है। 5 कंप्लीट में तो कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यूअस सर्विस क्या होती है? जो सर्विस अनइंटरप्टेड हो। अगर आपने इस कारण से छुट्टी ली है तो भी हम बोलेंगे अनइंटरप्टेड ही सर्विस थी। और आप 1 सालों में, ठीक है, अब अनइंटरप्टेड का मतलब आपने छुट्टी वुट्टी तो ली, लेकिन कितनी ली? 1 साल में आप अगर माइन या फिर वीकेंड वाली ऑर्गेनाइजेशन में हो तो 190 डेज आप मिनिमम आए, ठीक है, वो साल काउंट होगा। अब 190, और अगर एनी अदर केस में हो 240 डेज में अगर आप मिनिमम आए तो वो साल काउंट होगा, ठीक है। 6 महीने के केस में अगर आप माइन या अदर वर्किंग वाले में हो तो फिर 95 डेज भी आए 6 मंथ्स काउंट होगा। 120 डेज आए 6 मंथ्स काउंट होगा। ओके। सीजनल स्टैब्लिशमेंट अगर है तो 75% ऑफ द डेज जब तक वो फैक्ट्री ऑपरेशन में थी उसके 75% डेज आप आए तो आपका वो साल काउंट होगा। अब इन मिनिमम दिनों में कोई ले ऑफ हो गया, माना जाएगा कि आप काम पे आए। लीव्स विद पे लिए आपने प्रीवियस ईयर वाली, इस साल वाली छुट्टियां नहीं ली हैं, प्रीवियस ईयर वाली छुट्टियां ली हैं, ठीक है, काउंट होगा। ओके। एक मिनट, मैंने यहाँ पे एब्सेंस या लीव नहीं, एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट लीव है। ओके। टेम्परेरी डिसेबलमेंट हुआ है आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये जरूरी है तो काउंट होगा। और मटर्निटी लीव है जो कि बट नेचुरल सी चीज है, उसमें हम आपकी छुट्टी नहीं मानेंगे, इट विल बी काउंटेड एज वर्क। ओके, मतलब इन 4 चीजों में तो आप मजबूर हो। ओके, चलो, तो ये हो गया कि भाई इस एम्प्लॉय को तो हम ग्रेचुटी देंगे। अब ग्रेचुटी मिलती किसे है? अब यहां पे आता है अगला सवाल। अब यहां पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रेचुटी मिलती किसे है? भाई एम्प्लॉय को मिलती है। तो 2 केस में होते हैं, 2 केस हो सकते हैं कि या तो ये जिंदा हैं, तब तो आप चुपचाप एम्प्लॉय को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट ही इज नॉट अलाइव, या तो ये डेथ हो गई है, ठीक है, या तो जिंदा है या तो जिंदा नहीं है। अगर डेथ हो गई है तो क्या इन्होंने कोई नॉमिनेशन भरी है? अगर भरी है तो उसे हम कहते हैं नॉमिनी। तो जो भी नॉमिनी ये भर के गए हैं उसी को आप ग्रेचुटी देंगे, जो नॉमिनी ये भर के गए हैं उन्हीं को आप ग्रेचुटी देंगे। अगर इन्होंने कोई नॉमिनेशन नहीं भरी है तो जो इनका लीगल हायर है, जो इनका लीगल हायर है उनको आप ग्रेचुटी दे देंगे, ठीक है। एक सीधी सी बात है कि अगर बता के गया है वो पर्सन, नॉमिनेशन भरने का मतलब क्या होता है? देखो, नॉमिनेशन भरने का मतलब कि एक फॉर्म हम लोग भरते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय जो होता है वो एक फॉर्म भरता है। ये पूरा का पूरा आपका सेक्शन 6 है जो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक फॉर्म होता है, वो पर्सन भरता है, फॉर्म F। उसमें वो लिखता है कि अगर मैं न रहूं तो भाई मेरे नाम की ग्रेचुटी इस पर्टिकुलर पर्सन को आप दे दीजिएगा, ठीक है। अभी इसमें और भी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो कहता है इस पर्टिकुलर पर्सन को आप दे देना अगर मैं न रहूं तो, ठीक है भाई। वो बता के क्या है किसको देना है, हम उस पर्सन को दे देंगे। लेकिन अगर वो बता के नहीं गया है कि किसको देना है तो जो उसका लीगल हायर होगा हम उसके हाथ में ये ग्रेचुटी का पैसा दे देंगे।
बात समझ में आ गई? ठीक है, अब लीगल हायर या तो एक मेजर हो सकता है, मतलब एज 18+, या तो एक माइनर भी हो सकता है, भाई छोटा बच्चा हो सकता है कोई, एज बिलो 18। अगर मेजर है आप उसको ग्रेच्युटी दे दीजिए, लेकिन अगर माइनर है तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है एक, ठीक है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है, ठीक है, वो किसको दे देगी? वो टर्म डिपॉजिट जमा कर देगी। विथ SBI और एनी अदर नेशनलाइज्ड बैंक, ठीक है। उसके हाथ में पैसा नहीं दिया जाएगा, जो पैसा मिलना चाहिए वो एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। अभी इस कंट्रोलिंग अथॉरिटी का नाम बहुत जगह आएगा, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसको टर्म डिपॉजिट जमा कर देगी उसके नाम पर, SBI के साथ जमा करेगी या फिर किसी और नेशनलाइज्ड बैंक के साथ ही जमा करेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, किसी और नेशनलाइज्ड बैंक के साथ जमा कर देगी। तो ये मतलब हो गया कि अगर जिंदा है तो भाई एम्प्लॉय के हाथ में दे दीजिए, नहीं है, क्या उन्होंने नॉमिनेशन भरी थी? हाँ भरी थी, तो नॉमिनी को दे दीजिए, नहीं भर पाए थे तो लीगल हायर को दे दीजिए। ठीक है, अब यहां पे हम लोग इस नॉमिनेशन को और समझने वाले हैं। ये नॉमिनेशन कब भरी जाती है, कैसे भरी जाती है, यही है आपका सेक्शन 6। जब भी एम्प्लॉय मिनिमम 1 साल की सर्विस हमारे साथ कर लेता है, तब हम उसे कहते हैं कि हाँ चलो भाई अब तुम नॉमिनेशन भर दो। ठीक है, 1 साल की सर्विस अगर हमारे साथ हो गई तो अब आप नॉमिनेशन भरो। ठीक है, नॉमिनेशन का फॉर्म क्या होता है? फॉर्म F। फाइल नॉमिनेशन इन फॉर्म F। कितने दिन के अंदर अंदर आप भर दोगे? जब से ये 1 ईयर आपका कंप्लीट हुआ है। ठीक है, वहां से 30 डेज के अंदर अंदर फॉर्म F आपका भरा जाना चाहिए। ये फॉर्म F आप कितनी कॉपीज भरते हैं? डुप्लीकेट में भरा जाता है। ठीक है, इट इज फिल्ड इन डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट में भरा जाता है, मतलब कि 2 कॉपीज एक एम्प्लॉयर के पास रहती है और एक रिसीव होके खुद के पास आ जाती है। ठीक है, एक एम्प्लॉयर के पास रहती है, एक रिसीव होके खुद के पास आ जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉमिनेशन के बारे में जो हम लोग समझने जा रहे हैं। ये नॉमिनेशन जो है उसमें देखा जाता है कि आपके पास फैमिली है या नहीं। ओके, यस, देन नॉमिनी कोई ना कोई फैमिली वाला ही होना चाहिए। अब ये फैमिली क्या होती है ये भी एक्ट बताया है कि किसको आप फैमिली बोलोगे। कई बार किसी को भी उठा के बोल देते हैं यार ही इज मोर देन अ फैमिली।
तो ऐसे नहीं, नॉमिनी कोई फैमिली में ही होना चाहिए। अगर फैमिली नहीं है तो फिर एक बार के लिए एनी अदर पर्सन के नाम पे भर दीजिए, बट फ्रेश नॉमिनेशन फॉर्म H भरा जाएगा कब? यू अक्वायर अ फैमिली, उसके 90 डेज के अंदर अंदर ये फॉर्म H भरना है। ओके, वेट, ओके, इट्स नॉट फॉर्म H, इट इज फॉर्म G, तो यही कंफ्यूजन थी बस। ठीक है, फॉर्म G। अब मैं आपका ये सब कुछ मिटा रही हूं। आप चाहो तो आप इस तरह से लिख सकते हो, आप चाहो तो नॉमिनेशन अलग लिख के फिर आप वो सारी बातें लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां पे आता है कि ये फैमिली क्या होती है, व्हाट इज अ फैमिली। तो फैमिली क्या होती है ये आप यहां पे एस्ट्रिक बना सकते हैं और कहीं और अपने नीचे वहां कॉपी में जहां पे ये थोड़ा सा जगह छोड़ के या नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि एक चीज दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। और मेरे पास इतनी बड़ी स्पेस नहीं कि मैं उसमें बढ़ाती जाऊं। फैमिली मेल की भी है, फीमेल की भी है। ठीक है, मेल के लिए और फीमेल के लिए फैमिली कौन है? मेल के लिए उसकी वाइफ, ठीक है, चिल्ड्रन, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, डिपेंडेंट पेरेंट्स मतलब अपने खुद के मम्मी पापा, डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ वाइफ मतलब जिसे कहते हैं ना कि सास ससुर। ओके, तो डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ वाइफ वो भी आपकी फैमिली में माने जाएंगे ग्रेच्युटी के पेमेंट के लिए। मतलब अगर आप चाहो तो आप उनका भी नाम वहां पे एज नॉमिनी लिख सकते हो। उसके अलावा सन्स वाइफ, ठीक है, अगर वो विडो हो गई है तो प्लस हिज सन। मतलब देखो कौन कौन हुआ फैमिली में, और हिमसेल्फ भी, खुद का भी नाम लिख सकता है। अगर मान लो उसको किसी पे भरोसा नहीं है तो खाली खुद का ही नाम लिख सकता है। तो खुद, वाइफ, बच्चे, मम्मी पापा अपने, वाइफ के मम्मी पापा, और अगर सन की वाइफ है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना बहू, तो अगर वो है, विडो हो गई है, तो वो विडो और प्लस उसके बच्चे, ये पूरे लोग फैमिली में शामिल होंगे। सेम इज फॉर फीमेल, फीमेल के लिए भी सेम है। हरसेल्फ खुद, वाइफ की जगह हस्बैंड,
ठीक है, चिल्ड्रन, मैरिड या अनमैरिड, कुछ भी, डिपेंडेंट पेरेंट्स, खुद के डिपेंडेंट पेरेंट्स, और डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड, मतलब कि अपने सास ससुर, और सन्स की सन वाइफ, मतलब अगर बहू है आपकी और वो विडो हो गई है, ठीक है, तो सेम चीज, एग्जैक्टली सेम चीज यहां पे लिख लीजिए, ये उनकी फैमिली माना जाएगा। अब आपका ग्रेच्युटी एक्ट कहता है, ध्यान से देखो सारी चीजें कनेक्टेड है, अभी इसमें डिस्कशन और आगे चलता ही जाएगा। क्या बोल रहा है ग्रेच्युटी एक्ट कि फैमिली में से ही किसी को नॉमिनी बनाना है। आपका कोई स्पेशल फ्रेंड है, कोई वेरी स्पेशल समवन है और आप चाहते हो कि आपकी ग्रेच्युटी का पैसा उसे मिल जाए, तो ग्रेच्युटी एक्ट इस बात की परमिशन नहीं देता। ग्रेच्युटी एक्ट कहता है कि आपकी ग्रेच्युटी सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली में से ही किसी को दी जा सकती है और किसी भी नहीं दी जा सकती। वी आर सॉरी। अब भाई मान लो मेरी फैमिली नहीं है, ठीक है, जब मैं नॉमिनेशन भर रहा हूं, फॉर्म एफ में भर रहा हूं, उस वक्त, या फिर फीमेल के लिए भी, खुद का तो नाम है ही ना, हस्बैंड है ना, अभी बच्चे हैं ना, फिर अभी मेरे मान लो कोई पेरेंट्स नहीं है तो सास ससुर भी नहीं है, ठीक है, तो और इतना नहीं है तो फिर ये बहू कहां से आएंगी। तो अगर कोई भी नहीं है फैमिली में, ठीक है, तो एक बार के लिए आप भर दीजिए, किसी का भी नाम भर दीजिए, बट एज सून एज यू अक्वायर अ फैमिली, मतलब जैसे ही शादी होती है या फिर कोई और पर्सन आपकी फैमिली का जो आप अक्वायर करते हैं, अक्वायर मतलब खरीद तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, जैसे ही शादी होती है या एज सून एज यू अक्वायर फैमिली, यू हैव टू फाइल अ फ्रेश नॉमिनेशन। जैसे ही फैमिली अक्वायर हुई है उसके 90 डेज के अंदर अंदर फॉर्म जी भर के एक फ्रेश नॉमिनेशन भरेंगे और अब किसी न किसी को फ्रॉम द फैमिली ही हम नॉमिनी बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? किसी न किसी को फ्रॉम द फैमिली ही नॉमिनी बनाएंगे। नेक्स्ट, क्या एक से ज्यादा नॉमिनी हो सकते हैं? यस, कैन हैव मोर देन वन नॉमिनी। ओके, उसके बाद क्या हम एक बार जो हम नॉमिनेशन दे दिए वो दोबारा से चेंज कर सकते हैं? क्या वो मॉडिफाई किया जा सकता है? यस, वो मॉडिफाई किया जा सकता है। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि जिस पर्सन को मैंने नॉमिनी में लिखा था उसकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई, भाई नॉमिनी का काम तो तब आएगा ना जब मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन जिसको मैंने नॉमिनी में लिखा था वो हमसे पहले ही चले गए, तो अब हमें फिर से एक नॉमिनेशन भरनी पड़ेगी, अब हमें दूसरे पर्सन को चूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्म एच भरा जाता है, ठीक है। इफ नॉमिनी predeceases, ठीक है, एम्प्लॉय, देन फाइल फ्रेश नॉमिनेशन फॉर्म एच में। ओके, कि प्रीडिसीजर्स का मतलब समझ जाओगे ना कि जो पर्सन का मैंने नाम लिखा था नॉमिनेशन में वो पहले ही गुजर गए, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फ्रेश नॉमिनेशन भरनी पड़ेगी और वो फॉर्म एच में भरी जाएगी। देन वी हैव डिस्कस दैट ये डुप्लीकेट में भरी जाती है, चाहे आप खुद हाथ से लिख के दो या फिर आप चिट्ठी के थ्रू भेज दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, इन केस ठीक है, अगर 1972 के पहले से कोई एम्प्लॉय था सर्विस में, अगर 1972 के पहले से कोई एम्प्लॉय सर्विस में था तो 16 सितंबर 1972 को ये एक्ट आया था
उसके 90 डेज के अंदर अंदर ये नॉमिनेशन फाइल कर देनी है, ठीक है। और अदरवाइज ये 30 डेज वाली बात तो हम लोगों ने लिख ही ली है। और 30 डेज में वेरीफाई करके क्या करेगा, इसने तो भर दिया, फिर एम्प्लॉयर वेरीफाई करके लौटा देगा, वेरीफाई विद इन 30 डेज, ठीक है। एम्प्लॉयर वेरीफाई करके विद इन 30 डेज में उसको लौटा देगा। अगर 30 डेज के बाद नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो क्या कोई हमारी नॉमिनेशन रिजेक्ट कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। अगर हमने 30 डेज के बाद भी की तो कोई हमारी नॉमिनेशन रिजेक्ट नहीं कर सकता। ओके, so just to tell you, I am on page number 7.8, nomination. ठीक है, ये नॉमिनेशन में 2 विटनेसेस भी लगते हैं, खैर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतनी सी बात है कि 2 विटनेसेस भी लगते हैं। फिर इसमें 2 चीजें होती हैं, अभी फॉर्म आई और फॉर्म आई और फॉर्म के भी आएगा, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें बताते हैं कि जो लीगल हायर है वो जब फाइल करेगा एप्लीकेशन तो वो किस फॉर्म में करेगा, और नॉमिनी जो फाइल करेगा वो किस फॉर्म में करेगा। अभी के लिए हम लोगों ने नॉमिनेशन वाला टॉपिक अपना पढ़ लिया है। उसके बाद अब हम लोग समझने जा रहे हैं क्या चीज, हम लोग ने क्या डिस्कस किया, एम्प्लॉयर कौन है, एम्प्लॉय कौन है, मतलब कौन ग्रेचुटी देगा, किसको ग्रेचुटी देगा, किसको में हम लोगों ने सारी चीजें बात कर ली कि भाई नॉमिनेशन को दी जा सकती है, अगर जिंदा है तो उसी को दो, और डेथ हो गई है तो नॉमिनेशन को दो। नॉमिनेशन के ये रूल्स हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आता है कि अब ये ग्रेचुटी का अमाउंट यानी कितने पैसे देगा। ओके, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, कौन देगा, किसे देगा, किस कंडीशन पे देगा, मतलब कंप्लीटेड 5 ईयर ऑफ सर्विस वाली बात, वो भी हम लोगों ने समझ ली। अब ग्रेचुटी यानी कितने पैसे देगा वो अब हम लोग समझने जा रहे हैं। इतना आप लिख लीजिए तब मैं आगे बढ़ूं। चलो, ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब इसकी अमाउंट, व्हाट अमाउंट, कितना पे करेगा, तो ग्रेचुटी की जो अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट होती है, इज टेकन टू बी वेजेस का
15 दिन की वेजेस फॉर एवरी कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। 15 दिन की वेजेस फॉर एवरी कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, तो डेली वेज के हिसाब से 15 दिन की सर्विस, एक महीने में 15 दिन यानी आधा, ठीक है, एक महीने में 15 दिन लेते हुए 15 डेज सर्विस के हिसाब से नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स करेंगे तो ग्रेच्युटी का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसे होता है कि डेली वेजेस इंटू 15/26। ठीक है, क्यों? क्योंकि 26 डेज का ही मंथ मानते हैं, 4 संडे हटा देते हैं। ठीक है, 26 डेज का ही मंथ मानते हैं इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। अब यहां पे आती है वेज। अब एक एक करके करेंगे ना। वेजेस में क्या इंक्लूड होता है? आपको पता है, बेसिक प्लस डीए। क्या एक्सक्लूड होता है? ओवर टाइम, बोनस एक्सेट्रा, कुछ भी होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा। उसके बाद पीस रेट वाले की अगर निकालना है तो, क्योंकि भाई पीस रेट वाले की हम डेली कैसे बताएं, किसी दिन कोई कितने यूनिट प्रोड्यूस किया होगा, किसी दिन कितने यूनिट प्रोड्यूस किया होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, एवरेज पेमेंट ऑफ या एवरेज वेजेस ऑफ 3 मंथ्स ले लेते हैं। ठीक है, 3 महीने का एवरेज निकाल लेते हैं और उसके बाद जो उसकी वो आती है, 3 महीने का एवरेज निकालने के बाद जो उसकी डेली वेज आती है उसको 15/26 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। ये 3 महीने कौन से होते हैं? जस्ट प्रिसीडिंग द टर्मिनेशन, ये वाले 3 मंथ्स। ठीक है, जस्ट प्रिसीडिंग। तो अब आपको समझ में आ रहा है, डेली वेजेस जो एक दिन में पर्सन कमाता है, तो 15 डेज, 15 दिन की वेज। और बाय 26 क्यों? क्योंकि इतना हम लोग मंथ में कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है ना, माना जाता है कि मंथ इज 26 डेज, क्योंकि 4 संडे हटा देते हैं, इंटू नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स है, 5 साल से कम है तो करेंगे ही नहीं। अगर डेथ या परमानेंट डिसेबलमेंट का केस है तो करेंगे। ठीक है, अब मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? उसके नीचे आप लिखिएगा मैक्सिमम ग्रेच्युटी ट्वेंटी मंथ्स पे के बराबर। मैक्सिमम ग्रेच्युटी 20 मंथ्स पे के बराबर। पैसे में देखें तो ₹20 lakhs, दैट इज द मैक्सिमम ग्रेच्युटी दैट कैन बी पेड। ठीक है, और अगर ये चीज हमें सीजनल के लिए करनी हो तो सीजनल के लिए यही चीज करनी हो तो डेली वेजेस इंटू 7/26। ठीक है, 7 डेज वेजेस मान लेंगे, उसका भी आधा। ठीक है, इंटू नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स। ये 7 डेज क्यों मान रहे हैं? क्योंकि भाई वो सीजन में कम ही चलता है ना, इसलिए। ओके, बस इतनी सी चीज है। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आता है कि कितना मानते हैं, तो आप क्या लिखोगे? 15 डेज सर्विस। अगर सीजनल लिखा है तो बोलोगे 7 डेज सर्विस। तो यहां पे आप लिख ही लो बल्कि।
7 days सर्विस, ठीक है, 15 days सर्विस नहीं, 7 days सर्विस। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड कौन पे करेगा, किसे पे करेगा, कितना पे करेगा और कब पे करेगा, ये तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जब भी उसकी सर्विस खत्म होगी, चाहे डेथ हो, चाहे परमानेंट डिसेबलमेंट हो, चाहे वो खुद चला जाए छोड़ के यानी कि रेजिग्नेशन, चाहे हम उसे निकाल दें यानी कि टर्मिनेशन, या फिर रिटायरमेंट हो जाए या सुपर एनुएशन हो जाए, उस समय उसको ग्रेच्युटी पे करेंगे। अंडरस्टूड? सो अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। कुछ छोटी मोटी चीजें हमारी बीच में बची हैं, जैसे कि जब एस्टैब्लिशमेंट खुलती है तो एक फॉर्म भरना होता है, अगर उसका नाम एड्रेस वगैरह चेंज होता है तो एक फॉर्म भरना पड़ता है, बिजनेस अगर आप क्लोज कर रहे हो तो एक फॉर्म भरना पड़ता है, ये सारी चीजें। इसके अलावा वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस इन द ग्रेच्युटी एक्ट, बट वी विल डिस्कस इट इन आवर कमिंग सेशन। टिल देन यू जस्ट कंप्लीट योर नोट्स एंड टेक केयर, बाय बाय।